नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एमसीडी में मारपीट के बाद बीजेपी आप के पार्षद थाने पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमसीडी में मारपीट के बाद बीजेपी और आपके पार्षद पहुंचे हैं थाने। अब 27 फरवरी को होगा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। बीजेपी ने मेयर पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। मेयर शैली ओबराय ने दिल्ली पुलिस से मांगी है सुरक्षा। जी हां, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शैली ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी मिलने का समय मांगा है। शैली ओबराय ने इसके लिए ट्वीट भी किया है। खुद पर हमले को लेकर पुलिस आयुक्त से समय मांगा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शैली ओबराय का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। दिल्ली के मेयर, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट एंड अर्जेंट अपॉइंटमेंट विद द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो अपनी सुरक्षा को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से शैली ओबराय ने टाइम भी मांगा है। तो दोबारा होगा एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए थे। लात घूसे चले, मारपीट भी हुई। दोनों तरफ से यहां पर लात घूसे चलते हुए नजर आए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पार्टियों के जो पार्षद थे वो आक्रामक हो गए और उसके बाद यहां पर मारपीट भी हुई। और साथ ही साथ आप तस्वीर देख सकते हैं जहां एक पार्षद को चक्कर आ गए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उनको दूसरे जो साथी पार्षद थे उन्होंने संभालने की कोशिश की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर। और हमारी सहयोगी मनीषा ढिंडोरिया हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा, क्या अपडेट है? क्या दोनों पार्टियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, शिकायत दर्ज करा दी एक दूसरे के खिलाफ? जी बिल्कुल रवीश, दोनों पार्टियों के द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है क्योंकि हिंसा बहुत ज़्यादा हुई थी। कल आप जिस तरीके से हंगामा सदन में हुआ वो आपने देखा, हमने भी देखा। दोनों ही पार्टी के पार्षद आपस में भिड़े हुए थे और उसमें देखिए शैली ओबराय जो कि मेयर है आम आदमी पार्टी से, उनका आरोप है कि उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने उसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात की है और उनसे मिलने का समय भी मांगा है, जिसके तहत वो कह रही थी कि मुझ पर हमला हुआ है, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के जो पार्षद है उनका ये कहना है कि उन पर भी कई तरीके से हमला हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को वहां पर तोड़ा गया और एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा हमलावर दोनों पार्टी के पार्षद थे कि ऐसा लग रहा था कि हम सदन में कोई कार्रवाई को नहीं देख रहे, एक अखाड़ा जैसे वहां पर बना दिया गया था। और आज देखिए दोपहर 12 बजे दिल्ली बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को बताया जाएगा। जिस तरीके से एमसीडी सदन में हंगामा हुआ उसको लेकर एक जो है महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली बीजेपी के द्वारा की जा रही है और दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें जो मेयर हैं शैली ओबराय उनका जो चेहरा लगाया हुआ है और साथ ही आतिशी सिंह जो कि आम आदमी पार्टी की विधायक है उनका चेहरा लगाया है और उनको खलनायिका बताया गया है। खलनायिका इसलिए मनीषा लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? कल अच्छे तरीके से चुनाव चल रहा था स्टैंडिंग कमेटी का, दिक्कत क्या हो रही है? आम आदमी पार्टी तो यही पूछ रही है ना फिर बीजेपी से कि जो आपकी जो मांगे थी, मोबाइल नहीं ले जाना है वो हमने मान ली, नए सिरे से चुनाव कराना है वो भी हमने मान लिया। अब क्या दिक्कत हो रही है? क्यों मारपीट? रवीश, कल जिस तरीके से जब काउंटिंग सामने आई थी उसमें तीनों जो वोट में बीजेपी जीत रही थी और उसके बाद जो पवन लूथरा है उसका उनके वोट को जो है अटका दिया गया था और दिल्ली बीजेपी शैली ओबराय पर यह आरोप लगा रही है कि शैली ओबराय उनमें से एक जो वोट था उसको वो काउंट ही नहीं कर रही थी, उसको वो वैलिड नहीं बता रही थी, जबकि तीनों वोट में बीजेपी जीत रही थी। और अगर बीजेपी उसमें जीत रही थी तो शैली ओबराय उसको बता क्यों नहीं रही थी? इसी वजह से बीजेपी का जो गुस्सा है वो फूटा और फिर पार्षदों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि अगर वो तीनों में जीत रही है 0.5 के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पर 0.5 काउंट होता है वोट में और उसमें अगर बीजेपी जीत रही थी तो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो बीजेपी के खाते में जा रहा था, बीजेपी जीत रही थी, लेकिन वहां पर एक वोट को शैली ओबराय ने इनवैलिड बता दिया और उसी के चक्कर में बीजेपी के पार्षदों ने विरोध जताया और फिर हंगामा और ज्यादा बढ़ गया, जिसमें बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और मेयर शैली ओबराय नहीं चाहती कि बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीते और इसीलिए ये जो पूरे कारनामे उनके द्वारा किए जा रहे हैं इसीलिए ताकि उनको जीतना हासिल हो। मनीषा, शैली ओबराय ने टाइम मांगा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, क्या कुछ बातें शैली ओबराय जो है वो रख सकती हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने?
देखिए, शैली ओबरॉय यही बातें रख सकती है, क्योंकि हमने जिस तरीके की वीडियोस देखी हैं कि बीजेपी के जो पार्षद हैं वो जो मंच बना हुआ था जहां पर शैली ओबरॉय बैठी हुई थी वहां तक पहुंच गए थे, उनके बाल तक खींचे गए, उनकी कुर्सी को पकड़ के खींचा गया। तो यही सब जो है शैली ओबरॉय पुलिस कमिश्नर के सामने बातें रखेंगी कि उन पर एक तरीके से हमला हुआ है, वो दिल्ली की मेयर है, उनकी कुर्सी खींची गई है। ये हमला जो है सही नहीं था। जब वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो इस तरीके से अराजकता करना कितना सही है, और हो सकता है कि अपनी बातें रखे और कई धाराओं पर एफआईआर भी दर्ज कराए शैली ओबरॉय। मनीषा, अब 27 तारीख को इलेक्शन होगा और बार बार हम देख रहे हैं कि हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, हंगामे की स्थिति हो जा रही है। शायद ये ठीक भी नहीं है एमसीडी को लेकर, लेकिन 27 तारीख को फिर से नए सिरे से चुनाव। अब इसकी कौन गारंटी देगा कि वहां पे फिर से हंगामा नहीं होगा? रवीश, बिल्कुल, देखिए अब तक तकरीबन 13 बार जो है स्थगित हो चुका है सदन, और 13 बार में से हमने कल भी यही उम्मीद लगाई थी, क्योंकि सुबह से हम जब अपडेट दे रहे थे तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि एक काउंटिंग के समय में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा, लहूलुहान दोनों पार्टी के पार्षद जो है हो जाएंगे। और अब जो 27 फरवरी का समय दिया है, अभी भी किसी को ये नहीं पता है कि क्या वो शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। मनीषा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मनीषा ढिंडोरिया हमारी सहयोगी में तमाम जानकारी दे रही थी। सीधे आपको लिए चलते राष्ट्रपति भवन, जहां के जर्मनी के चांसलर पहुंचे हैं, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, जहां पे कि जर्मनी के चांसलर ओलेफ सोल्ज पहुंचे हैं। द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी के जो चांसलर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करें, किस तरीके से इस युद्ध को रोका जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जर्मनी के चांसलर साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जर्मनी के चांसलर 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज को। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे कि जर्मनी के चांसलर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ओलेफ शोल्ज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी इससे, जर्मनी और भारत के संबंधों को। साथ ही साथ एक जो बड़ा वैश्विक मुद्दा है, और वो वैश्विक मुद्दा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, क्या उस पर चर्चा होगी? उस पर जर्मनी के जो चांसलर हैं वो बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी को लेकर भी कुछ बड़े समझौते होने की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत दौरे पर पहुंचे हैं जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होगी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन में है, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर जर्मनी और भारत के बीच बातचीत होगी। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर दोनों देशों के बीच में समझौते हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। एक में जर्मनी के चांसलर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ जर्मनी के चांसलर का स्वागत यहां पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं यहाँ पे बातचीत करते हुए। तो कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, इसमें एक बड़ा इश्यू हो सकता है। तमाम बातचीत, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जोर दिया जाएगा, और उसमें प्रमुखता से रहेगा रूस और यूक्रेन का मुद्दा, क्योंकि 1 साल हो गया है रूस और यूक्रेन के युद्ध को। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि क्या भारत एक शांति दूत की तरह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध विराम की स्थिति को ला सकता है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ शोल्ज भारत पहुंचे हैं। 2 दिवसीय यात्रा उनकी है, वीकेंड विजिट जिसे कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचे हैं। कैबिनेट के कई बड़े नेता जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं।
जर्मनी के जो एम्बेसडर है फिलिप एंकरमैन, उन्होंने जानकारी दी थी कि जो एजेंडा है बातचीत का, उसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता, रूस यूक्रेन जो संघर्ष चल रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद और कैबिनेट के उनके जो साथी हैं उनके साथ उनका परिचय कराते हुए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ओलाफ शोल्ज को। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। तो भारत का प्रतिनिधिमंडल और दूसरी तरफ जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल, जिनसे मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम डेलीगेट से बातचीत करते हुए यहाँ पे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया ओलाफ शोल्ज का। तो राष्ट्रपति भवन में थोड़ी देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। We have already very good relations between India and Germany, प्रेस को संबोधित and कर I hope that we will strengthen this very good relation and that we will discuss intensely about all the topics relevant for the development of our countries, but also for peace in the world, which is important. Thank you. तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो मजबूत होंगे। यहाँ पर ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन है और रायपुर पहुंच गई है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। राजनीतिक और इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा होगी। चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है यह महाधिवेशन, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव वो रायपुर पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। दूसरा दिन है आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महाअधिवेशन का। तो चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है यह महाधिवेशन, जिसमें रोड मैप तैयार होना है 2024 के चुनाव का। जो राज्यों के चुनाव होने उनका रोड मैप तैयार होना है। स्टीयरिंग कमेटी की कल बैठक हुई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी किस तरीके से बनेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को उसकी जिम्मेदारी दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब प्रियंका गांधी पहुंची तो जोरदार स्वागत उनका किया गया वहां पर रायपुर। जब वो पहुंची ये आप देख सकते हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने बुके देकर स्वागत किया प्रियंका गांधी का। ये आप देख सकते हैं। जब पहुंची थी अभिवादन स्वीकार कर रही थी। मुख्यमंत्री भी साथ में मौजूद थे छत्तीसगढ़ के। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और उसके बाद जब पहुंची तो भूपेश बघेल जो कि सीएम है उनको भी आप देख सकते हैं वहां पर। और ये मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो चल रहा है, दूसरा दिन है आज। प्रियंका गांधी पहुंची है वहां पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। बड़े मंच की ये तस्वीरें हैं। दूसरा दिन है आज कांग्रेस का महाधिवेशन। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। 2024 का रोड मैप तैयार होना है। इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा होगी। चुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है महाधिवेशन। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव को लेकर काफी बड़ा अधिवेशन ये है। कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से हमारे न्यूज एडिटर आसिफ इकबाल ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल जी, सीधे पूछ लेते हैं सर, आज की नहीं, जो हमारे अलग अलग रेजोल्यूशन हैं, फॉरेन पॉलिसी पे है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे है, यूथ पे है, फार्मर सोशल वेलफेयर पे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सबने अपने अपने सुझाव दिए
जिससे उन रेजोल्यूशन में ऐड किया जाएगा। आपको लगता है सर कि इस बैठक के जरिए 2023-2024 के लिए, क्योंकि बार बार नज़रें उधर ही हैं, तो उन चुनाव को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी जो चुनाव में आप लोग लेकर जाएंगे? हर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी में बराबर बदलाव भी होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा मौका होता है, प्रीलिमिनरी सेशन जो होता है, और इसमें ये सारे विषयों पे चर्चा होती है और रेजोल्यूशन बनते हैं और पास होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक दिशा तय होती है और ये सब देश के लिए है। ये एक राजनीतिक पार्टी है और उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम देश को कैसे मजबूत करें। साफ तौर पे कह रहे हैं JP अग्रवाल साहब कि देश के लिए एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी होने के नाते इनका बहुत सारे मामलों पर विचार है और उसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इस बैठक में बहुत कुछ निकल के आने वाला है। चलिए अब अगली बड़ी खबर बिहार से। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान आया है। महागठबंधन ने रैली करने के लिए परीक्षाएं स्थगित करी, बड़ा आरोप लगाया है। तो बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान आया है और उनका कहना है कि परीक्षाएं जो है वो स्थगित कराई गई। महागठबंधन ने रैली करने के लिए परीक्षाएं स्थगित कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज मुस्लिम बहुल सीमांचल के पूर्णिया से होनी जा रही है। अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार। चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से एकजुटता रैली आयोजित की गई है। इस रैली के कारण पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने 25 फरवरी को होने वाली ग्रेजुएशन पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित कर दी। तो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी की देखा देखी जो महागठबंधन की रैली होने जा रही है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रैली के लिए स्थगित कर दिया जाता है। बिहार सरकार के लिए एजुकेशन प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं और वैसे भी शिक्षा रसातल के गर्त में जा रही है। यहाँ जिस तरीके से छात्रों का पलायन होता है, सेशन समय पर नहीं है, और अब देखिए कि महागठबंधन अपनी रैली के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव डालकर परीक्षाएं रद्द करा रही है, स्थगित करा रही है, और महागठबंधन की रैली के लिए एक तरीके से वेलकम में सारे शिक्षण संस्थाओं को भी लगा दिया गया। पूर्णिया में और हमारे सहयोगी संजीव राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। संजीव, ये जो आरोप लगा रहे हैं काफी गंभीर आरोप हैं, क्या वाकई में परीक्षाएं स्थगित कराई गई महागठबंधन की रैली के लिए? आरोप लगाया गया बिल्कुल सही है। कल ही एक आदेश जारी कर दिया विश्वविद्यालय के द्वारा कि रैली के कारण ये परीक्षा स्थगित कर दी जाती है। 25 तारीख को सुचारू रूप से चल रही। तो ये पहली बार हुआ है। देखिए, शिक्षण संस्थानों पर ये पहला बार देखा रहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि अगर कोई सभा होती है, कोई रैली होती है, तो ये पहली बार ऐसा देखा गया कि कोई परीक्षा रद्द कर दी गई। हालांकि इसके पीछे के कारण ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को कोई दिक्कत न हो, कोई तकलीफ न हो, लेकिन इससे ज्यादा विद्यार्थियों को ये दिक्कत हुआ कि जो उनका डेट था वो डेट पर ना आकर अब वो अगली डेट के लिए इंतजार करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये रैली हो रही है उससे विद्यार्थियों को बहुत कह सकते हैं कि खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रवि जी हाँ, और ये जो रैली होने वाली है जिसमें आप नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। संजीव, खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव भी जुड़ेंगे वर्चुअली इस रैली में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो महागठबंधन की ये रैली है 2024 का ये आगाज है। और आपको ये भी बता दूं कि अमित शाह, एक तरफ अमित शाह जो आज बिहार में है और दूसरी तरफ महागठबंधन की जो रैली है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, CPI CPM के तमाम नेता, और ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से लालू प्रसाद यादव भी वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। और यहीं से बिहार में एक तरह से कहें पूरे देश में एक शंखनाद होगा लोकसभा चुनाव का। और विपक्ष का नेता कौन होगा इस रैली से भी साफ हो जाएगा कि आखिर विपक्ष की जो तस्वीर है लोकसभा चुनाव में वो किस तरह की बनेगी, क्योंकि इस रैली को माना जा रहा है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसके लिए आगाज है। संजीव, जाहिर तौर पर आज बिहार के लिए कहा जाए तो सियासत गर्म रहेगी। एक तरफ अमित शाह रहेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी रहेगी। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि अमित शाह के आगमन के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी और आज वो लौरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कई कार्यक्रम है, फिर पटना लौटेंगे, पटना में किसानों से वो मिलेंगे, उसके बाद वाल्मीकि नगर में भी किसानों से मिलेंगे और उसके बाद कई नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। देर शाम उनके लौटने का भी कार्यक्रम है। तो इस बीच
जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक तरफ जहां महागठबंधन राजनीतिक विषाद बिछा रहा है, वहीं अमित शाह के आगमन से बहुत सारी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी। हालांकि रणनीति की अगर हम बात करें तो रणनीति अभी से तय है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अमित शाह के आगमन के साथ ही ये लोकसभा के चुनाव का शंखनाद है। और बिहार की धरती लगातार ये कहा गया है कि राजनीतिक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विषाद बिछाए जाते हैं यहीं से इसके मोहरे की शुरुआत होती है। तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह जब देर शाम पटना लौटेंगे, पटना बापू सभागार में कार्यक्रम के बाद जब वो तमाम नेताओं से मिलेंगे तो पूरी तरह से इसका खाका तैयार हो जाएगा कि आने वाले समय में महागठबंधन को किस तरह से चुनौती देनी है। और ये भी आज देखना होगा कि अमित शाह क्या क्या कहते हैं बिहार को लेकर, खासकर जब दोनों ही रैलियां एक साथ है, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। संजीव, लेकिन अगर देखा जाए बिहार की राजनीति की बात की जाए तो तीन स्तंभ में है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी उससे अलग। अब यहां पे मुकाबला महागठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का, अकेले उनको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और मिशन 2024 सामने है। चैलेंजिंग होने वाला है शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस बात को अमित शाह अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए एक साल पहले से ही पूरा जोर लगा दिया है। बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत में आपको भी पता है पिछले 15 साल का इतिहास अगर आप उठा लिए तो बिहार में जातीय समीकरण हावी रहा है। और केंद्र में बैठे लोग, तमाम अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तमाम ऐसे लोग कहीं ना कहीं बिहार की सियासत को समझ रहे हैं। और ये जो चुनौती है बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन में 7 दल एक साथ है और अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर की नजर है। और ऐसे में दलित वोट बैंक, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये बहुत मायने रखेगा लोकसभा के चुनाव में सीटों के समीकरण को लेकर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी हो रही है उसमें ये एक चुनौती तो है ही बीजेपी के साथ। इसलिए ये आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले भी न्यूज इंडिया ने कहा था, हमने कहा था आपको कि आने वाले समय में बहुत सारे जो है इक्के और कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलेगा। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये धीरे धीरे विषाद बिछाए जा रहे हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, आज काफी अहम रैली अमित शाह की और उधर महागठबंधन की भी रैली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। बजट में बिहार को ठगने के बाद बिहार आ रहे अमित शाह, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बीजेपी ने सिर्फ ठगने का काम किया है, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। बिहार के लोगों के साथ किया जा रहा है सौतेला बर्ताव। जी हाँ, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। बजट में बिहार को ठगने के बाद बिहार आ रहे हैं अमित शाह। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बीजेपी पर हमला बोला है। अमित शाह जी आए थे, जब पूर्णिया में उन्होंने सभा की थी, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने तय किया कि हम लोग भी जो है वहाँ सेम जगह, सेम ग्राउंड में हम लोग जो अपने जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज हम लोगों का जनसभा है और लाखों की तादाद में लोग जो हैं आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो बात हम लोग रखेंगे, क्योंकि इन लोगों का एक ही काम है, समाज में जहर बोना, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराना। तो हम लोग एक अमन चैन का संदेश जो है लोगों के बीच देंगे और ये भी बताएंगे कि भाई अमित शाह जी आप आए तो आपने बताइए कि आपने बजट में बिहार को क्यों ठगा, बताइए बजट में बिहार को क्या मिला। आज वो आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए।